हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट प्रैक्टिस 7 के कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले 1 से 6 तक के बिहार एसएससी इंटर लेवल के मॉडल सेट प्रैक्टिस को करवा दिया हुआ है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे आप जा करके मेरे प्लेलिस्ट से देख लेंगे, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको जो आंसर लगे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर समान अध्ययन का पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है आपको हरीश नानगुनरी, दूसरा हो जाएगा संजीव कुमार सिंह, तीसरा है बाबा श्रवण किशोर और चौथा है कृष्णा दास। तो दोस्तों, इसमें आपको जो आंसर लगता है दोस्तों, इसमें आप टिक करेंगे। ऐसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्णा दास। आगे बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? दोस्तों, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं अनुच्छेद 14। तो दोस्तों, अनुच्छेद 14 में आपको बता दूं, इसमें जो है विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 है दूसरा ऑप्शन। दोस्तों, अनुच्छेद 19 में जो है भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तीसरा ऑप्शन में है अनुच्छेद 356। दोस्तों, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति के शासन की बात कही गई है। और अनुच्छेद 4 जो है दोस्तों, इसी को जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात कही गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में लिखा हुआ है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, राज्य शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किया गया था मैकियावेली के द्वारा। दोस्तों, मैकियावेली ने जो है राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अपने एक प्रचलित पुस्तक, अपने एक प्रख्यात पुस्तक जिसका नाम था द प्रिंस। दोस्तों, द प्रिंस में इन्होंने जो है राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? तो दोस्तों, सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 में जो है अनुच्छेद 19 लिखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको बता दिया था पिछले क्वेश्चन में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं इसमें चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 21, दोस्तों अनुच्छेद 21 में जो है जीवन जीने और व्यक्तिगत अधिकार इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में 25 अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, अंतःकरण या किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। दोस्तों, अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 33। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय जो था ये महानतम शासक था बादामी के चालुक्यों की। इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों, तमिलनाडु के चोल जो थे उस समय राजा राज चोल थे। राजा राज चोल प्रथम थे। दोस्तों, तीसरा जो है लिखा हुआ है कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य दोस्तों उस समय शासक थे विक्रमादित्य। कल्याणी का चालुक्य सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य। इसको विक्रमादित्य जो है ये छठा था। विक्रमादित्य षष्ठम इसको कहा जाता है। दोस्तों, कांची के पल्लवों का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक थे नरसिंहवर्मन प्रथम। इसको आप याद रखेंगे। तमिलनाडु के चोल का हो जाएगा राजा राज प्रथम। बादामी के चालुक्य का दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ पुलकेशिन द्वितीय, और कल्याणी के चालुक्य का विक्रमादित्य षष्ठम, और कांची के चालुक्य का नरसिंहवर्मन प्रथम। दोस्तों, मैं यहाँ पे पेंसिल का रंग थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग को ये साफ नहीं दिख रहा होगा। दोस्तों, आगे बढ़ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, उत्तरामेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो दोस्तों, उत्तरामेरूर शिलालेख से जो है
इसकी जानकारी मिलती है चोल वंशों की। चोलों के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या थी? तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट जो थी 1784, ये नियामक अधिनियम थी। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों एओ ह्यूम के बारे में कौन सा सही नहीं है, आपको ये इसमें चुनना है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, वह ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे। दोस्तों ये ऑर्थोनोलॉजिस्ट थे, ये सही बात है। वह भारतीय संविधान सेवा का या भारतीय सिविल सेवा का सदस्य थे। दोस्तों ये भी सही बात है। तीसरा में दोस्तों लिखा हुआ है, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, सही बात है। और दोस्तों ये 28 दिसंबर 1885 को भारतीय संविधान की स्थापना किया था, आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों अगला ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये गलत बात है, वार्षिक सत्रों की दोस्तों 2 बार नहीं बल्कि 1 बार ही इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो सही नहीं था वही आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स लिखा हुआ 9 नंबर क्वेश्चन में, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों सामाजिक लेखांकन प्रणाली को जो है आय, उत्पाद और व्यय में जो है वर्गीकृत किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है? तो दोस्तों अनिवार्य बचत जो है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। दोस्तों अनिवार्य बचत के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों 11 नंबर में लिखा हुआ है, श्रम की मांग को क्या कहते हैं? दोस्तों श्रम की मांग को जो है क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्युत्पन्न मांग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? दोस्तों माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकान की खरीद जो है माल और सेवाओं पर निवेश किया गया व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, कौन सा निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अवतरित लाभ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन में लिखा हुआ है, पहला में लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, संसद का वरिष्ठतम सदस्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा अध्यक्ष जो है भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों दांत और हड्डियां जो है ये मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं कैल्शियम से। और दोस्तों ये कैल्शियम और फास्फोरस इस दोनों से जो है मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। और दोस्तों ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसका सूत्र हो जाता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 पे। शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो दोस्तों शार्क में जो है विषमपाली पूंछ पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा रूपी वृद्धरांत किसका भाग होता है? दोस्तों सिग्मा रूपी वृद्धरांत जो है, वृद्धरांत का मतलब ही दोस्तों होता है बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो दोस्तों धारा का जब वहन होता है तो सुचालक किस प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सुचालक जो है ये ऋणात्मक आवेशित होते हैं। ऋणात्मक आवेशित मतलब कि निगेटिव चार्ज जो है ये ग्रहण किए रहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, किस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है समक्रांति कोण या डिक्लिनेशन एंगल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, भारत के किस अर्धसैनिक बल ने हाल ही में अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन के सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो दोस्तों स्वतंत्रता के पूर्व
आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध को देखा था। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना आंदोलन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रारूप को दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। तो दोस्तों भारत में जो है नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। तो दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली जो संकीर्ण पट्टी होती है उसे जल डमरू मध्य या भूसंधि कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आप देख रहे हैं, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। तो दोस्तों अपातनी जो है एक जनजातीय समूह है जो पाया जाता है स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। तो 4 नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 26 पे, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन पेशेवर क्रिकेटर नहीं था। तो दोस्तों एमसीसी के अध्यक्षों में जो क्रिकेटर जो था पेशेवर नहीं था उसमें आ जाएगा आपको दोस्तों क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। तो दोस्तों गंगा डॉल्फिन को अपना राज्य जलीय जीव घोषित करने वाला ये राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश ने जो है अपने राज्य के जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को घोषित किया है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों लिखा हुआ है, जुलाई 2025 में भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर कितनी रही। तो दोस्तों बेरोजगारी दर जो है ये 5.2% रहा था, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसकी कार्य अवधि जो है आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। पहला नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है 3 वर्ष, दूसरा है 6 वर्ष, तीसरा है 1 वर्ष और चौथा है 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 वर्ष। तो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल का अवधि हो जाता है कितना, 2 वर्ष। अस्थायी सदस्यों का दोस्तों 2 वर्ष हो जाता है, आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया। तो दोस्तों भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा कानून सबसे पहले पारित किया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वराहमिहिर का बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है। तो दोस्तों वराहमिहिर का बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है खगोल विद से या खगोल विज्ञान से। ऑप्शन नंबर 4 खगोल विज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार महिला बेरोजगारी दर 2017 से 18 में 5.6% से घटकर 2023 से 24 में %% हो गई है। तो दोस्तों ये जो है 5.6% से घटकर 2023-24 जो वर्ष था उसमें घट करके कितना रह गया है, तो मात्र 3.2%। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा। तो दोस्तों अगर मैं नक्शे को उल्टा कर दूँ तो जो गुजरात है वो किधर की तरफ दिखने लगेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेरे दाईं ओर जो है दोस्तों ये दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये बाईं ओर पड़ता है रियल में गुजरात। तो गुजरात जो दोस्तों जब मैं उल्टा करूँगा तो ये दाईं ओर हमें दिखने लगेगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसको प्रदान था या किसने प्रदान किया। तो दोस्तों बिहार बंगाल और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्राप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शाह आलम द्वितीय। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे।
आगे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर में लिखा है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है आवश्यक न्यूनतम आयु मात्र कितना चाहिए, मात्र 25 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। दोस्तों निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया हुआ है, आपसे इसमें यह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों संगम साहित्य जो है ये तमिल भाषा में लिखा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 37 नंबर में लिखा हुआ है खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त या प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों खेलों में सबसे अच्छा जो करता है खेल में, उसको जो है दोस्तों इसमें से अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत जो है सन 1961 ईस्वी में जो है दोस्तों इसका शुरुआत हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 38 नंबर में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है डैश की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। ये कहाँ की रहने वाली थी, तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर में लिखा हुआ है दीन इलाही की शुरुआत किसने किया था। तो दोस्तों दीन इलाही की शुरुआत जो है इसने अकबर ने किया था, और इसकी शुरुआत जो है दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था, आप इसे नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है। तो दोस्तों पश्चिम चंपारण के जिला जहाँ शिवालिक की पहाड़ी है वहाँ के चट्टान जो है दोस्तों ये किस चट्टान की इसमें प्रधानता पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परतदार चट्टान। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है 2025 अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो दोस्तों 2025 में अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्रदान हुआ था, इसका नाम था तपस्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है ये प्रचलित सवाल है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राबड़ी देवी। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में लिखा है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों आपको बताना है, इसमें 2 कथन दिए हुआ है और दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, आपको ये चुनाव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं पहला इसमें कथन पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में स्थानांतरण की अनुमति देने वाली एक मुफ्त सुविधा की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल करेक्ट बात है, तो पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है लिखा हुआ है दोस्तों कथन, यह कहा गया है कि बर्खास्तगी निष्कासन या अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे कर्मचारी भी इस स्विच के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों ये जो है इनकरेक्ट है, ये गलत है। केवल इसमें दोस्तों कथन 1 जो है सही होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं लिखा हुआ है केवल 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 44 पे आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। तो दोस्तों किसकी सरकार ने सर्वप्रथम अंग्रेजी की पढ़ाई की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त कर दिया था, आपको ये बताना है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। ऑप्शन में पहला में लिखा हुआ है श्री कृष्ण सिंह की सरकार, दूसरा लिखा हुआ है महामाया सरकार, तीसरा लालू सरकार, और चौथा बिंदेश्वरी मंडल जी की सरकार। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महामाया सरकार। महामाया देवी जो थी उन्हीं के सरकार में दोस्तों ऐसा किया गया था कि सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई जो है ये अनिवार्यता जो है समाप्त कर दिया गया था। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों मतलब पटना में कौन सा जगह नहीं पड़ता है, आपको ये पूछा जा रहा है। दोस्तों अजीमाबाद पटना में पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। कुसुमपुर भी पटना में पड़ता है,
और पुष्पपुर भी दोस्तों पटना में ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो आप 4 नंबर देख रहे हैं कनिष्कपुर, ये दोस्तों पटना में नहीं पड़ता, ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है दोस्तों ये पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कनिष्कपुर। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है 46 नंबर में, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। तो दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो है ये मानव अधिकार के क्षेत्र के में काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों मैं बता दूं, इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में। और दोस्तों इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय हेड क्वार्टर जो है दोस्तों ये पड़ता है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पड़ता है दोस्तों? लंदन में। आप इसको याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स लिखा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये पड़ता है मुंबई में। और दोस्तों मुंबई में भी कहाँ? तो मुंबई के ट्राम्बे में दोस्तों ये पड़ता है, मुंबई के ट्राम्बे में ये पड़ता है। और दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं BARC। तो BARC का ही फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ लिखा है भाभा एटॉमिक रिसर्च कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था, इसका स्थापना हुआ था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का सन 1951 में। तो दोस्तों ये जानकारी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 48 पे, बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है ये कहाँ किया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पटना में इसका जो स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना दोस्तों किया गया था सन 1919 ईस्वी में। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 से सूची 2। दोस्तों सूची 1 में जो है स्थान का यहाँ पे चर्चा किया गया हुआ है। सूची 1 दोस्तों स्थान है, सूची 2 में दोस्तों चर्चित होने का कारण। तो जो दोस्तों यहाँ जो स्थान दिए हुआ है वो किस कारण से चर्चा में है, ये आपको यहाँ पे मिलान करने होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कोच्चि दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। सूची 2 में जो आप देख रहे हैं लोक संवर्धन पर्व का 5वां संस्करण का आयोजन दोस्तों यहाँ पे कोच्चि में किया गया था। विशाखापत्तनम दोस्तों विशाखापत्तनम जो है विशाखापत्तनम को हो जाएगा 3, मतलब ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय आयोजन या सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला दोस्तों सी में देहरादून। तो दोस्तों देहरादून जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन जो है यहाँ देहरादून में किया गया था। दोस्तों चौथा है चसोती गांव। दोस्तों चसोती गांव जो है ये आपका बच गया, अब इसका हो जाएगा पहला। विनाशकारी बादल फटने से जान माल की हानि हो गई थी। ऐसा दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। तो दोस्तों अगर मैं जैसे जैसे मिलान किया हूँ तो उस हिसाब से दोस्तों इसका आंसर हो जाना चाहिए। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों देखिए 50 में लिखा हुआ है ईश्वरचंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित हैं। दोस्तों ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो थे ये हमारे भारत के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। और दोस्तों इन्हीं की सहायता से जो है विधवा विवाह जो है लागू हो पाया था। कब? तो 1856 ईस्वी में लागू हो पाया था। आप इसको याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग अगले सेक्शन में आते हैं। अगला सेक्शन सामान्य विज्ञान का सेक्शन है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है। तो दोस्तों इसका विमीय सूत्र जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा m⁻L³ T⁻2। तो दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो है, तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जो है कैपिटल जी, दोस्तों कैपिटल जी जो होता है इससे इसको डिनोट करते हैं। और इसका दोस्तों इसका मान होता है 6.67 × 10 के पावर दोस्तों -11। और इसका यूनिट हो जाता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। दोस्तों इसका जो है मान का खोज किया था, गुरुत्वीय स्थिरांक जो मान होता है इसका खोज दोस्तों किया था हेनरी कैवेंडिश ने दोस्तों इसका खोज किया था। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 52 नंबर में, यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो डैश होगा। तो दोस्तों क्रिया और प्रतिक्रिया अगर एक ही पिंड पर कार्य करेगा तो दोस्तों उसका परिणामी जो होगा 0 हो जाएगा। और दोस्तों यह जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित होता है। आप इसको याद रखेंगे।
आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है सूर्य प्रकाश वर्ण क्रम में कितने रंग हैं। तो दोस्तों सूर्य प्रकाश वर्ण क्रम में 7 रंग होते हैं। और दोस्तों इसका जो एक पैटर्न होता है, एक सीक्वेंस होता है, जिसको हम लोग विबग्योर के नाम से याद रखते हैं, VIBGYOR। तो दोस्तों ये जो है इंद्रधनुष रेनबो का भी एक कलर होता है, जिसमें बीच का रंग कौन सा हो जाता है, बीच का रंग ग्रीन होता है। आप इसको याद रखेंगे। मैं इसका फुल फॉर्म सभी कलर का इसका मैं नाम बता देता हूँ। V से वायलेट हो गया दोस्तों, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से हो जाएगा ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। इस तरह दोस्तों वर्ण क्रम में जो है रंगों का क्रम होता है और इसमें 7 टोटल रंग पाए जाते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है अपचयन। दोस्तों अपचयन को ही दोस्तों इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रिडक्शन। अपचयन की प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों कहते हैं रिडक्शन। ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑक्सीकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण कहा जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आप इसको याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। तो दोस्तों ऊष्मा विकिरण का जो अमान्य लक्षण होता है, जो कि यात्रा करती है प्रकाश की गति के साथ साथ यह यात्रा करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे, जल कैलोरीमेट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है। तो दोस्तों जल जो है कैलोरीमेट्रिक पदार्थ के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसके लिए तो इसमें जो है दोस्तों उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा काफ़ी उच्च होता है, इसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 57। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी जो है ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। 58 में लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रियाओं के योग से कम होता है, इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है प्रतिरोध। दोस्तों प्रतिरोध जो होता है इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक दोस्तों हो जाता है ओम, और ओम को दोस्तों इस तरह डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है ओम के नियम से संबंधित है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं V बराबर होता है IR, यही ओम का सूत्र होता है दोस्तों ओम के नियम का। इसमें V से हो गया वोल्टेज, I से हो गया दोस्तों विद्युत धारा, और दोस्तों R से हो गया रेसिस्टेंस प्रतिरोध। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 59 नंबर में लिखा हुआ है अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है। तो दोस्तों अल्फा कण जो है ये हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये विरंजित कर देता है तनुकरण के द्वारा। तनुकरण को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूशन, DILLUTION, डाइल्यूशन, तनुकरण। तो दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो है तनुकरण के द्वारा पदार्थ को विरंजित कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। तो दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है आपको इसमें ये बताने हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जर्कोनियम जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। बाद बाकी आप देख सकते हैं रेडियम रेडियोधर्मी तत्व है, प्लूटोनियम और यूरेनियम भी दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जर्कोनियम जो है दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व के अंतर्गत नहीं आता है, यह सिर्फ एक तत्व होता है, एलिमेंट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, लिखा हुआ है किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों किसी अयस्क को वायु की अगर अनुपस्थिति में हम उसके गलन बिंदु तक कम ताप तक उसको गर्म करते रहें तो दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे निस्तापन। दोस्तों निस्तापन को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैल्सिनेशन। निस्तापन को दोस्तों क्या कहा जाता है इंग्लिश में, इसको दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है कैल्सिनेशन। आप इसको याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है।
तो दोस्तों सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है इस ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 फ्लोरीन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर में लिखा हुआ है, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी, सहसंयोजक तथा उपसंयोजक आबंध तीनों आबंध जो है पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 NH4Cl। आइए स्टूडेंट्स कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि या प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों जिस अपशिष्ट या ठोस पदार्थ को हम पुनर्चक्रण के द्वारा निपटा नहीं सकते हैं या उसको पुनर्चक्रित हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए इसमें से कोई भी दोस्तों ऑप्शन नहीं होगा, इसका सभी ऑप्शन दोस्तों आंसर जमीन में भर करके कर सकते हैं, भस्मीकरण के द्वारा भी किया जा सकता है और ताप अपघटन और गैसीकरण के द्वारा भी दोस्तों इसको निपटान करने का ये विधि होता है। तो उपयुक्त सही इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को देखिए, लिखा हुआ है, किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन आप देख रहे हैं, पहला लिखा हुआ है 2005 में संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा बैठक, दूसरा में दोस्तों आप देख रहे हैं पर्यावरण में विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तीसरा लिखा हुआ है व्यापार एवं विकास पर 1994 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और चौथा में है मानव पर्यावरण पर 1972 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया था पर्यावरण एवं विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 67 नंबर में लिखा हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है हरित गृह प्रभाव, इसका क्या अभिप्राय, इसका क्या मतलब निकलता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यह जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से सवाल का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सवाल का उदाहरण आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल जो है दोस्तों ये डायटम एक प्रकार का सवाल होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, फ्यूनेरिया जो है दोस्तों ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, अमीबा जो है दोस्तों ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं और राइजोपस जो है दोस्तों ये फंगी के अंतर्गत आते हैं और डायटम ये एकमात्र जो इस ऑप्शन में सवाल है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन में 69 नंबर में, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर वातावरण में बढ़ जाए तो इसको किसके मात्रा या किसके उपयोग से दोस्तों इसको कम किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कम सल्फर वाले ईंधन का अगर हम उपयोग करेंगे तो वातावरण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत ही ज़्यादा हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट 70 नंबर सवाल को देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैसें होती है। तो दोस्तों वातावरणीय गैस जो ग्रीन हाउस गैसें होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें नाइट्रस ऑक्साइड आता है जिसको N2O हम लोग कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन दोस्तों इसमें नहीं आता है और जलवाष्प दोस्तों इसमें आता है, जलवाष्प जिसको वाटर वेपर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला, तीसरा और चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, पहला, तीसरा, चौथा दोस्तों आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए अगर मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है तो इसका जैविक नियंत्रण पाने के लिए एक विशेष प्रकार की एक मछली होती है गैम्बूसिया मछली। दोस्तों गैम्बूसिया मछली के द्वारा हम मच्छरों के जैविक नियंत्रण उस पर पा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा है, लाइसोसोम को उनके डैश की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम को आपने पढ़ा होगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, आत्मघाती थैली की संज्ञा दी गई है। दोस्तों इसको किसके कारण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है दोस्तों इसमें लाइसोसोम में भरा होता है, इसीलिए इसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को करते हैं 73 को। 73 में लिखा हुआ है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। दोस्तों बृहस्पति ग्रह जो है यह सबसे बड़ा ग्रह है और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह भी होता है दोस्तों, जिसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह होता है और दोस्तों बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या अभी तक वर्तमान में 101 तक पहुँच चुकी है
दोस्तों मंगल का सिर्फ 2 ही उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। दोस्तों मैं शनि का बता देता हूँ। शनि का दोस्तों लगभग अभी तक खोजा गया हुआ है 140, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह दोस्तों अभी है शनि। और दोस्तों बुध जो है, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। तो दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 74 नंबर में लिखा हुआ है, भारत द्वारा अंटार्कटिक में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों भारत के अंटार्कटिक में जो है एक अनुसंधान स्टेशन को जो है खोला गया है, जिसका नाम रखा गया है दक्षिण गंगोत्री। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 75 अंतिम क्वेश्चन है, इसको हम लोग करते हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है, वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना की व्यवस्थित क्रिया या व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो एक व्यवस्थित क्रम में अभिलेखों को व्यवस्थित किया जाने का एक क्रम आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो दोस्तों 2 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। आप इसको याद रखेंगे।